स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे। जैसा कि आपने पहले वाले वीडियोस में देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RC≡OH, और इसके जो डेरिवेटिव्स की बात करेंगे वो डेरिवेटिव्स क्या होंगे इसके कि जब हम OH को किसी दूसरे सब्स्टिट्यूएंट से रिप्लेस कर देंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। अब ये कितनी प्रकार से सामान्यतः हम रिप्लेस कर सकते हैं, जैसा कि आपको इसका पहले से भी आइडिया होगा कि यदि OH को किसी हैलाइड के द्वारा रिप्लेस किया जाए तो हमारे पास में एसाइल हैलाइड या एसिड हैलाइड हमें प्राप्त होंगे। ये हैलाइड कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी ले सकते हैं, तो वो हमें एसिड हैलाइड प्राप्त होगा इफ OH इज रिप्लेस्ड बाय एनी हैलोजन ग्रुप। अब यदि यही रिप्लेसमेंट जो है वो किसी OR के द्वारा किया जाए जहां R कोई एल्काइल ग्रुप है तो हमें एनहाइड्राइड प्राप्त होगा। ठीक है, एनहाइड्राइड प्राप्त होगा। ये मैंने आपको एस्टर का सूत्र लिखा है कि एस्टर भी मिल सकता है यदि हम उसे OR से रिप्लेस कर दें, और यदि हम एनहाइड्राइड की बात करेंगे तो यदि हम जो OH ग्रुप है उसको किससे रिप्लेस करें, OCOR से रिप्लेस करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, एनहाइड्राइड, मतलब कि RC≡O OC≡OR। ठीक है, यदि इसको रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा एनहाइड्राइड, और यदि OR से रिप्लेस करेंगे तो मिलेगा एस्टर। इसी चीज में जो थर्ड है, जो सामान्यतः हम एसिड एमाइड जिसे बोलते हैं, जिसमें कि X को NH2 ग्रुप से रिप्लेस किया गया है, तो हमारा बन गया RCONH2, एसिड एमाइड भी इसे बोलते हैं। तो ये जो रिप्लेसमेंट है उसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। Z का रिप्लेसमेंट यदि हैलोजन से है तो उसे एसिड हैलाइड नाम दिया है। Z का रिप्लेसमेंट यदि OCOR से है तो उसे एनहाइड्राइड नाम दिया गया है। यदि इसका रिप्लेसमेंट OR से है तो एस्टर नाम दिया गया है, और यदि इसका रिप्लेसमेंट NH2 ग्रुप से किया जाए तो इसे एमाइड बोला जाएगा। तो ये तो हो गया सिंपल क्लासिफिकेशन कि किस प्रकार से हमें एसिड डेरिवेटिव OH को रिप्लेस करने से हमें प्राप्त हो सकते हैं। अब आता है कि यदि हम एक कॉमन फीचर देखें इसका कि हमारे पास में RCOC≡OX है। ठीक है, तो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ में Z समूह जुड़ा हुआ है, ये कोई भी हो सकता है। अब Z ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी है कि एक तो ये भी जो है प्लेनर अरेंजमेंट ही होता है इसमें, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह में होता है। तो जो p ऑर्बिटल का जो प्लेनर अरेंजमेंट है उसके कारण से आप देख रहे हैं कि इसमें जो Z समूह है इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, और ये कार्बोनाइल ग्रुप के साथ में जो ऑक्सीजन के ऊपर p ऑर्बिटल है उनके साथ में इंटरैक्ट करता है, जिसके कारण से Z पर उपस्थित जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका डीलोकलाइजेशन हो जाता है। जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतना ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो वापस से हम इस स्ट्रक्चर पर आते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि जो Z के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसने कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बना लिया है, और जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो अपने जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हमेशा बढ़ाने का प्रयत्न करता है। तो इस प्रकार से जो है Z के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, और कुल मिलाकर जो है इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन जो है वो बढ़ गया है। जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतना ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो इस प्रकार से जो Z समूह है उसका लोन पेयर इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। वापस से हम आते हैं कि ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो Z के ऊपर उपस्थित हैं वो चूंकि पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इससे इसकी रिएक्टिविटी भी प्रभावित होती है। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ऑफ Z जो है जितना कम होगी, मतलब कि उसको डोनेशन पावर जितनी ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से आकर्षित करके रखेगा, तो वो देने की प्रवृत्ति इसमें कम होगी। परंतु यदि इसमें देने की प्रवृत्ति ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम है, तो ऐसी स्थिति में जो है इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन की प्रॉपर्टी होगी, रिलीजिंग की प्रॉपर्टी होगी, जिसके कारण से जो है ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर जो है डीलोकलाइजेशन इजी हो जाएगा और इसके कारण से ये जो CO ग्रुप है वो स्टेबलाइज करेगा, उसको स्थायित्व मिलेगा। तो जो स्थायित्व का मान है वो Z के ऊपर निर्भर करता है कि ये Z जो है वो उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन की प्रॉपर्टी है या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर उसकी रिएक्टिविटी निर्भर करेगी और रिएक्टिविटी से उसकी स्टेबिलिटी जो है वो प्रभावित होगी। अब हम एक एक मेंबर लेते हैं, जैसे कि हमारे जो सिंपलेस्ट मेंबर है वो है एसाइल हैलाइड। इस केस में आप देखें कि RCOCl, यहाँ जो है क्लोरीन के ऊपर, क्लोरीन आप सबको पता है हैलोजेंस हैं, P5 होता है, उसमें वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है जहां तक हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करने की अपेक्षा एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। तो वही बात है कि जो इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हैलोजन एटम वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट तो कर रहा है परंतु इतना इच्छुक नहीं है। तो इस कारण से जो है इसकी प्रॉपर्टी अपेक्षाकृत कम है। जब हम दूसरे मेंबर्स पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस कारण से क्लोरीन डोनेट तो कर रहा है, जिसके कारण से हमारे पास में डबल बॉन्ड आ गया, क्लोरीन के ऊपर प्लस आ गया, बट हैलोजन है वो जो है उसकी पावर अपेक्षाकृत कम है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस कारण से जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान अधिक होने के कारण से क्लोरीन के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट तो करेंगे परंतु जो है वो पार्टिसिपेशन जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इंटरेक्शन जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। यही कारण है कि जो एसाइल हैलाइड होते हैं वो अपेक्षाकृत कम स्थायी होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पर आइए, आप देखिए आपके पास में यहाँ एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड के केस में क्या है, RC डबल बॉन्ड OCOR, मतलब यदि हमने एसिड में इसको OCOR से रिप्लेस कर दिया हमारा क्या बन गया, एनहाइड्राइड बन गया। अब ये एनहाइड्राइड के केस में देखिए आप कि इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब जो ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन का जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है और पार्टिसिपेट करने के कारण ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और यही कारण है कि जो इसके जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है उसमें आप देखिए कि एक बार इस साइड के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है और एक बार दूसरी साइड के ऊपर माइनस चार्ज है। तो इसका मतलब कि जो इसका जो रेजोनेंस पार्टिसिपेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा है और यही कारण है कि ये एनहाइड्राइड्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एसाइल हैलाइड्स। थर्ड पर आते हैं जिसमें कि एनहाइड्राइड है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि जो Z ग्रुप है वो क्या है, OR समूह है। तो इसमें देखिए कि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, जैसे कि इसके ऊपर डबल बॉन्ड आ गया है और पॉजिटिव चार्ज आ गया है और इसने ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है जो बॉन्ड पेयर था पाई वाला वो शिफ्ट हो गया है, जिसके कारण से ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया है। तो कुल मिलाकर जो है एस्टर जो है उसमें चूंकि O के साथ में कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, R समूह जुड़ा हुआ है और R जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के कारण से इसको अपने इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति इसकी बढ़ गई है। माने ईज ऑफ गिविंग द इलेक्ट्रॉन, कितना आसानी से वो अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप जो है वो इंक्रीज हो गया है और इस कारण से जो है शिफ्टिंग आसान हो गई है। तो दिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एनहाइड्राइड्स एंड एज वेल एज कंपेयर टू द एसाइल हैलाइड्स। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, यदि हम OH इज रिप्लेस्ड बाय NH2, यदि इसका रिप्लेसमेंट किया जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो जो अमाइड्स होते हैं वो तो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों?
क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन है या यहाँ भी ऑक्सीजन है या यहाँ हेलोजन है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की तुलना में कम होती है, और जिस कारण से क्या होगा कि जो उसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसके ऊपर प्रेजेंट है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो उसके ऊपर प्रेजेंट है, वो इजीली कार्बन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा और ये ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझिए कि जितना ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होगी या आसानी से दे सकेगा, तो ऐसी स्थिति में उसका जो स्थायित्व है वो बढ़ जाएगा और उसको हम इस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बता सकते हैं कि स्ट्रक्चर किस प्रकार से इनमें स्थायित्व है और इन स्थायित्व का क्या कारण है। तो आज तो मैंने आपको सिंपल थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बताया और इनके स्थायित्व के बारे में बताया। अब हम एक एक को अलग अलग से डील करेंगे, उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उनकी में किस तरह की रिएक्शंस होती हैं उसका अध्ययन करेंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो उसमें रिएक्शंस देखी गई हैं उसका क्या क्रम होता है। तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी।